हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी अंडर डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि जो भी इनकम हेड आपका दिया हुआ है सैलरी का, वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 15। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेंशन इज डैश अंडर द सैलरी हेड। तो जो भी पेंशन मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी को जो भी सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल किसके अंडर होती है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज। तो ये फुली एग्जेम्प्टेड होता है। जो भी ग्रेचुटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो एग्जेम्प्टेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू टू प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड इज। अगर सेक्शन 15 की हम लोग बात करें तो उसमें जो भी सैलरी है, अगर प्रीवियस ईयर में वो आपने कमा लिया है, यानी कि उसके लिए काम कर लिया है, लेकिन अभी वो सैलरी मिली नहीं है, ड्यू है, तो वो क्या होगा, तो ये टैक्सेबल होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन। तो ये है 1972। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, यानी कि सैलरी हेड के अंतर्गत क्या नहीं टैक्सेबल है। रेमुनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ अ कॉलेज फॉर सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कॉलेज के टीचर को रेमुनरेशन मिलता है। सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को सैलरी मिलती है। एंड कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो सैलरी हेड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से ये दोनों सैलरी नहीं है, ये आपको कहाँ मिलेगा, अदर हेड्स के अंतर्गत मिलेगा, अदर सोर्सेज की इनकम है ये। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी आपका सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, अदर सोर्सेज के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस द अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम इज लिमिटेड टू। तो ये कल के वीडियो में ये क्वेश्चन था, ये 100 पर चाइल्ड होगा अप टू 2 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ द एम्प्लॉय रिसीव्स रिटायरमेंट ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर ही कैन क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो अगर किसी पर्सन को रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिलती है 2 नियोक्ता के माध्यम से, तो वो कौन से पे एग्जेम्पशन ले सकता है, तो दोनों एम्प्लॉयर से जो भी उसको ग्रेचुटी फंड मिलेगा उन दोनों पर एग्जेम्पशन, यानी कि कर से मुक्ति उसको मिल सकती है दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि कोई पर्सन है जो आर्मी में है, चाहे एयरफोर्स में है, नेवी में है, उसके डेथ के बाद उसकी फैमिली को अगर कोई पेंशन मिलता है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल होगा। तो ये क्या होगा आपका, एग्जेम्प्टेड आफ्टर फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद वो कर मुक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस किसको मिलते हैं, तो ये होता है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द असेसमेंट पीरियड फॉर इनकम टैक्स ऑन सैलरी इज। असेसमेंट पीरियड कितना होता है, तो वो आपका 12 महीने के लिए होता है, ओनली 12 मंथ्स। प्रीवियस ईयर क्या हो सकता है, 12 महीने से ज़्यादा, कम भी हो सकता है और 12 महीने भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टोटल इनकम इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डैश एंड टैक्स इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। तो जैसे मान लीजिए इनकम आप निकाल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि इनकम निकाला, मान लेते हैं टैक्सेबल इनकम की ये बात हो रही है, 2,82,932 ये इनकम आ गई, और टैक्स इस पर सपोज़ कर लेते हैं कि 5,440 40 नहीं 48 रख लेते हैं, इतना रुपए टैक्स आ गया। तो अब पूछा है कि इसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब पॉइंट में भी ये आ सकता है कि 0.25 0.72, क्योंकि परसेंटेज वगैरह ही निकालने होते हैं इसमें। तो अगर कुछ ऐसा आ गया तो उसका राउंड ऑफ किस प्रकार से होगा, तो चाहे टैक्सेबल इनकम हो जाए चाहे टैक्स हो जाए, दोनों को राउंड ऑफ कर देते हैं मल्टीपल ऑफ 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या है कि अगर ये 32 है तो राउंड ऑफ होकर के क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आपका 48 है लास्ट में, तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 क्या है, 50 है, तो इसमें हो जाएगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट 10 रहेगा उसमें वो राउंड ऑफ कर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। तो अगर कोई भी इनकम भारत के बाहर कमाई गई है, भारत के बाहर ही वो मिल गई है, तो RNOR और NR यानी कि असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए ये कर मुक्त होगी। लेकिन जो ROR है यानी कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस, साधारण निवासी के लिए ये कर योग्य होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड। जो भी डिडक्शन मिलता है टोटल 80C से 80U तक का, वो किससे अधिक नहीं हो सकता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम से अधिक नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम निकाला गया GTI 5 लाख रुपया, तो मैक्सिमम डिडक्शन कहाँ तक मिलेगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक के ही तो डिडक्ट कर सकते हैं। अब 6 लाख रुपये का डिडक्शन हो गया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी 1 लाख रुपये आपको पहुँचाने नहीं आएगी, तो ये हमेशा कितना रहेगा, 5 लाख रुपये तक का ही रहेगा, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम से ये कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मैक्सिमम लिमिट फॉर द क्लेम ऑफ डिडक्शन अंडर सैलरी हेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सर्टेन पेंशन फंड ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस। अगर किसी इंश्योरेंस के अंतर्गत पेंशन फंड मिलता है तो मैक्सिमम कितने रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो ये है आपका 1,50,000, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लिव इज गिवन डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जैसे कोई पर्सन है वो किसी कंपनी में काम करता है और वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप छुट्टियाँ लेते हैं तब तो ठीक है, अगर आप छुट्टियाँ नहीं लेते हैं तो उसके बदले में कुछ पैसे मिलते हैं उस छुट्टी न लेने की वजह से। तो यहाँ पे अगर ऑन लिव है उसका इनकैशमेंट हो जाता है, तो कौन से धारा के अंतर्गत ये दिया गया है, तो ये दिया गया है धारा 10 उपधारा 10A में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट इज गिवन अंडर द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट है यानी कि अपनी इच्छा से कोई रिटायरमेंट ले लेता है तो जो उस पर कंपनसेशन रिसीव होगा वो इनकम टैक्स के कौन सी धारा में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका धारा 10 उपधारा 10C में। क्वेश्चन नंबर 19 है, HRA है अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंतर्गत HRA दिया गया है, तो ये शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइंस द परक्विजिट्स एंड देयर वैल्यूएशन। यानी कि अनुलाभ और उसके मूल्यांकन के बारे में कौन बताता है, कौन सी धारा बताती है, तो ये है आपका धारा 17C के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी फॉर इंडिविजुअल द एजुकेशन सेसेस। एजुकेशन सेस, यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं बोला है, तो ध्यान में आपको देना है कि अगर सिर्फ एजुकेशन सेस बोलता है तो ये कितना रहेगा, 2% रहेगा। अगर ये बोल देता कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो वो कितना रहेगा, 4% रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द रेट ऑफ टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 फॉर द फॉरेन कंपनीज। अगर कोई विदेशी कंपनी है तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उस पर टैक्स कितना लगेगा, तो ये क्या होगा, 40% फ्लैट, यानी कि जितना भी उनका इनकम है उस पर 40% टैक्स कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एनुअल वैल्यू हैज़ बिन डिफाइंड अंडर द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये बताया गया धारा 23 उपधारा 1 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ़ फेयर रेंट इज़ नॉट गिवन देन एज्यूम डैश एज फेयर रेंट। जैसे जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत रेंट वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे अगर फेयर रेंट के बारे में नहीं दिया गया है कि कितना रुपया फेयर रेंट है, तो किसको फेयर रेंट मान लिया जाता है, तो जो एक्चुअल रेंट रहता है उसे ही फेयर रेंट मान लिया जाता है, यानी कि जितना वास्तविक में आपको किराया मिला है वही मान लिया जाता है कि फेयर रेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। टेनेंट और सब टेनेंट क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैंने किसी को उधार पे दे दिया है, मतलब उसके बदले में मैं उसको रेंट ले रही हूँ, तो प्रॉपर्टी किसकी है, ओरिजिनल ओनर है P। अब इसने रेंट पे दिया हुआ है W को, W ने भी उसका कुछ पोर्शन किसी और को रेंट पे दे रखा है R को, तो ये जो W है उनको हम लोग बोलेंगे टेनेंट और जो R है उनको हम लोग बोलेंगे सब टेनेंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पूछा है कि सब टेनेंट से जो भी किराया मिल रहा है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, तो ये होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट बाय एन एसएससी टू हिज एम्प्लॉयज़, यानी कि कोई पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को दे दिया है रहने के लिए, और एम्प्लॉय का जो काम है वो मेन बिजनेस से ही रिलेटेड है। तो पूछा है कि जो एसएससी को यहाँ से रेंट मिलेगा एम्प्लॉय से, वो कौन से हेड के अंदर चार्जेबल रहेगा, तो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर चार्जेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है एनुअल वैल्यू ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि उसमें वो स्वयं रहता है, और एनुअल वैल्यू उसकी कितनी है, नील है, यानी कि कोई एनुअल वैल्यू नहीं है। तो अब पूछा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, तो डिडक्शन मिलने की बात ही नहीं होगी। जब एनुअल वैल्यू उसका ज़ीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है ग्रॉस एनुअल वैल्यू शैल बी हायर ऑफ। ग्रॉस एनुअल वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट और ऑल ऑफ द अबव, तो ये दोनों से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज, यानी कि कोई रिलीजियस पर्पज़ है या फिर चैरिटेबल है, यानी कि वहाँ पे अंशदान किए जाते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं, तो उनके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी हेल्ड की जाती है उस पर टैक्स कितना लगता है, तो ये टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्टेड होता है, कर मुक्त। क्वेश्चन नंबर 30 है फॉर कंपटीशन ऑफ एनुअल वैल्यू इफ़ एक्चुअल रेंट इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट देन वी सेलेक्टेड। तो इस यहाँ पे क्या बोला है कि अगर GAV हम लोग निकाल रहे हैं और एक्चुअल रेंट ज़्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, तो जब भी एनुअल रेंट ज़्यादा रहेगा एक्सपेक्टेड रेंट से तो GAV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल रेंट हो जाएगा, यानी कि वास्तविक किराया GAV के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस फॉर चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी इनकम को निकाला जाता है उसका बेसिस क्या होता है, यानी कि उसका आधार क्या होता है, तो उसका आधार होता है एनुअल वैल्यू, यानी कि वार्षिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 32 है मिस्टर राम ओन्स अ प्रॉपर्टी ही लेट इट टू द लक्ष्मण एट 10,000 पर मंथ। लक्ष्मण सबलेट इट टू द मिस्टर मारुति ऑन मंथली रेंट 20,000 पर मंथ। रेंटल इनकम ऑफ लक्ष्मण इज टैक्सेबल अंडर द हेड। राम की कोई प्रॉपर्टी है, इन्होंने क्या किया है, लक्ष्मण को रेंट पे दे दिया है, और लक्ष्मण ने क्या किया है, इसका कुछ पोर्शन मारुति को रेंट पे दे दिया है। अब बोला है कि लक्ष्मण की इनकम जो कि मारुति से मिलने वाली है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा, तो ये आई थिंक आंसर आपको आ रहा होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अन्य स्रोतों से आए। क्वेश्चन नंबर 33 है एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एन एडिक्वेट कंसिडरेशन टू हिज ओनर स्पाउस और टू माइनर चाइल्ड इज कॉल्ड एज। कोई इंडिविजुअल है, उसने बिना किसी कंसिडरेशन के, यानी कि पर्याप्त उसको प्रतिफल मिलना चाहिए था लेकिन बिना पर्याप्त प्रतिफल को या फिर तो अपने पार्टनर को नहीं तो किसी अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे हम लोग डीम्ड ओनर मानेंगे, यानी कि माना जाएगा कि वही उसका स्वामी है, कोई और नहीं है, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र किया गया है वो उसका स्वामी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है इफ़ द इंडिविजुअल यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पजेज द इनकम टैक्सेबल अंडर द डैश हेड, यानी कि कोई इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे वो प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ से जो भी इनकम मिलेगी वो क्या होगा, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत चार्जेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कैलकुलेट GAV फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। GAV निकालना है। क्वेश्चन में आपके म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है एंड एक्चुअल रेंट दिया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअल रेंट कितना है, 42,000 है जो कि आपका म्युनिसिपल वैल्यू से कम है, तो हम लोग एक्चुअल रेंट को साइड कर देंगे। अब हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है 45,000, और कंपैरिजन किससे करेंगे, फेयर रेंट से जो कि दिया हुआ कितना 50,000। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से क्या ज़्यादा है,
फेयर रेंट ज़्यादा है तो इसको ले लेंगे। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड रेंट चल रहा होगा मार्केट में उससे कंपैरिजन करेंगे। ये हो गया 48,000। पहले स्टेप में क्या हम लोग देखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसको ले लेंगे। 50,000 हो गया। अब इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि 48,000। पहले वाले में से देखेंगे जो ज़्यादा है और दूसरे वाले में देखेंगे जो कम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिडक्शन फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सेप्ट इंटरेस्ट इन कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउबल टू द एक्सटेंट ऑफ। तो ये क्या होगा आपका? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जो भी डिडक्शन मिलने वाले हैं सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ करके हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, वो कितना है? एनुअल वैल्यू का 30% है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अप टू। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया, यानी कि उसको रहने के लिए घर दिया गया है, तो कितना टैक्सेबल रहेगा? तो जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है उसके हिसाब से वो टैक्सेबल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन और अ हाउस ओन्ड बाई एम्प्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच इज़ एबव 25 लाख पॉपुलेशन। अगर 25 लाख के पॉपुलेशन से ज़्यादा का एरिया है और वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर ने, किसी नियोक्ता ने अपने एम्प्लॉय को कोई हाउस प्रॉपर्टी दिया है और नियोक्ता कैसा है? नॉन गवर्नमेंट है, यानी कि गैर सरकारी है, तो वहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा उसका? तो ये 15% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, 15%। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कोई निवासी बिल्डिंग है उसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा? तो ये 5% होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर इनकम किस में कैलकुलेट किया जाता है? तो ये कैलकुलेट किया जाता है 45 सब सेक्शन 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्विजिट फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर क्या आवश्यक नहीं है इनकम टैक्स को निकालने के लिए? द ट्रांसफर मस्ट बी अफेक्टेड इन रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, देयर मस्ट बी गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर 54 एंड सेक्शन 54 EC। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। पहला वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट है, इसमें बोला है कि असेसमेंट ईयर के अंदर ही ट्रांसफ़र हुआ रहे। जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैंने उसको बेच दिया है 2022-23 में, इस पे टैक्स कब लगना चाहिए? 2023-24 में। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी मेरी सिक्योरिटीज़ की जगह पे कोई लॉन्ग टर्म एसेट है, यानी कि जिस पे मैं 36 मंथ्स के पहले उस पर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या उसके बाद कर सकती हूँ, तो जब भी 36 मंथ्स की बात आ गई, यानी कि 3 साल है, तो ज़रूरी नहीं है कि असेसमेंट ईयर के अंदर ही वो ट्रांसफ़र हुआ रहे, उसके 3 साल पहले भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है और इनकम टैक्स उस पर उस साल लगेगा जिस साल उसका असेसमेंट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? तो ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और पर्सनल रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब क्या होते हैं? कैपिटल एसेट होते हैं। लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इसके लिए कैपिटल एसेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द फॉलोइंग शैल बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या है? ज्वेलरी है, स्कल्पचर है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ज्वेलरी। ज्वेलरी के अंदर क्या क्या रहता है? तो ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, जो भी प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर से बने हुए ज्वेलरी हैं। प्रीसियस मेटल, जो प्रीसियस मेटल्स दिए हैं, एंड सेमी प्रीसियस मेटल्स, स्टोन्स, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये तीनों ज्वेलरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर 36 मंथ्स के, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और 36 महीने तक अगर आप उसको नहीं बेचते हैं, उसके बाद बेचते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लेकिन 36 महीने के पहले अगर आपने उसको बेच दिया तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन 41 या 42 के अंदर दिया हुआ था कि
किसी भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफ़र हो सकता है कि वो 36 महीने के पहले या बाद में हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 242A लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म एसेट। कोई भी सिक्योरिटी है उसको लॉन्ग टर्म एसेट का बोलेंगे, तो 12 महीने वाला हमको याद करना था। तो 12 महीने के पहले अगर वो बेच दिया गया है तो शॉर्ट टर्म होगा, 12 महीने के बाद बेचा गया तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल हेल्ड बाय द एसएससी फॉर मोर देन। कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म है जब वो 36 महीने के बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी हायर ऑफ। प्रत्याशित किराया किससे ज़्यादा होना चाहिए, तो म्युनिसिपल रेंट से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इज। एनुअल वैल्यू से जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से निकालते हैं इनकम को, तो वहाँ पे बोला है कि एनुअल वैल्यू यानी कि वार्षिक मूल्य से कौन कौन से डिडक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए अगर कोई लोन लिया गया उस पर इंटरेस्ट है, बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए कोई लोन लिया गया था उस पर इंटरेस्ट है, और जो वैधानिक डिडक्शन मिला हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला हुआ है, वो तीनों अलाउड हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल एसएससी कैन शो मैक्सिमम लॉस ऑफ डैश फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि स्वयं के रहने के लिए अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें मैक्सिमम कितना लॉस कोई भी व्यक्ति दिखा सकता है, तो मैक्सिमम 1,50,000 तक दिखा सकता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।